नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र बताएंगे। आपको पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे, आपको कितने अंक के प्रश्न आएंगे, 1 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक के कितने और 4 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, ये आपको बताएंगे। और किस प्रश्न में कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, आपको वह बताएंगे। और ये बता दें कि आपकी बोर्ड परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है, 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको तैयारी करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। पेपर है, पेपर को बिल्कुल नॉर्मलताई से पढ़िए और आसानी से कर जाइए। तो चलिए देखते हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र। ये 2024 का है, विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। आपको बता दें कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा। आपका ये पेपर होगा 2.5 घंटे का, यानी कि आपको 2.5 घंटे में इस पेपर को हल करना है। और पूर्णांक कितने रहेंगे आपके, 60 अंक के पूर्णांक रहेंगे, जिसमें आपके 5 अंक के विकल्प रहेंगे, 5 अंक के खालिस्तान रहेंगे। उसके बाद आपको बता दें ये विकल्प खालिस्तान हो गए। और आपके जो प्रश्न 11 से 16 तक 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा प्रश्न 17 से 22 तक। प्रश्न 17 से 22 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 3 अंक के रहेंगे। उसके बाद आपको जो प्रश्न 23 से 26 तक प्रश्न रहेंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और ये रहेंगे आपके 5 अंक के। कितने प्रश्न रहेंगे, 23, 24, 25, 26, 4 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये सब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जो विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का जो प्रश्न पत्र है 2024 का। आप कहेंगे सर 2024 में तो प्रश्न पूछ लिए तो अब 25 में थोड़ी का नहीं। आपको जो पेपर में प्रश्न 2023-24 में जो पूछा गया है उनको रिपीट करता है, और यहीं से अधिक प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। बहुत से बच्चे मुझे लिख के भेजते हैं कि सर ये ओरिजिनल पेपर है क्या, रियल पेपर? नहीं बच्चों, ये रियल पेपर नहीं है, लेकिन आपको इस प्रकार के पेपर आएंगे, यहाँ से आपको प्रश्न आ सकते हैं। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहूँगा कि आपको कि नहीं ये ओरिजिनल पेपर। बहुत से यूट्यूबर ओरिजिनल पेपर कह के डाल देते हैं, अभी कोई ओरिजिनल पेपर नहीं आए हैं। ये आपकी तैयारी के लिए है। मैं आपको अभी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 का बता रहा हूँ, उसके बाद आपको 2023 का बताऊंगा। उसके बाद जो प्रादर्श प्रश्न पत्र होते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र, वह बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको गणित का और विज्ञान का बता चुका हूँ, ये सामाजिक विज्ञान का है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश दिए हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, खुशनवीसी यानी सुलेखन वीस या खुशनवीसी या सुलेखन वीस अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ए नंबर सुंदर चित्रकारी, बी नंबर सुंदर नृत्य, सी नंबर सुंदर लेखन, और डी नंबर तीव्र गति से पढ़ना। तो सुलेखन नवीस मीन्स होता है सुंदर लेखन करने वाला। क्या कहलाता है? सुलेखन नवीस कहलाता है, या खुशनवीस ही कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का सुंदर लेखन। सुंदर लेखन क्या कहलाएगा आपका? सुलेख नवीस या खुशन नवीस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। झरिया और रानीगंज की खदान स्थित है। प्रश्न है आपको, झरिया और रानीगंज की खदान स्थित है, तो ये खदान कहाँ स्थित है? ए नंबर उत्तर प्रदेश में, बी नंबर बिहार में, सी नंबर मैसूर में, डी नंबर झारखंड में। तो सोचो, आपको याद हो जाना चाहिए कि झरिया और रानीगंज की खदान कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बिहार में। झरिया और रानीगंज की खदानें कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बिहार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। किसके अनुसार कह रहा है? संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका, और डी नंबर प्रेस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए। 4 ऑप्शन में से बताना है कि संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यहाँ पूछा है अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर प्रेस। प्रेस जो है संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। यह आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। धर्मनिरपेक्षता से आशय है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला नंबर राज्य द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, फिर बी नंबर लोगों पर किसी धर्म विशेष को थोपना, सी नंबर राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, डी नंबर धार्मिक भावना और प्रथाओं को कम करना। प्रश्न था आपका धर्मनिरपेक्षता से आशय है। तो ए नंबर में कहा है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का संरक्षण देना, तो ये धर्मनिरपेक्षता से आशय इसका नहीं है। दूसरा बी नंबर क्या कह रहा है? लोगों पर किसी धर्म विशेष को थोपना, ये भी धर्मनिरपेक्षता से इसका आशय नहीं है। फिर तीसरा है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना
किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता का आशय है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी नंबर भी गलत है। धार्मिक भावना और प्रथाओं को कम करना, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप सी नंबर का ऑप्शन पर टिक मार्क कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बजट में नहीं दर्शाया जाता है। ए नंबर आगामी वर्ष की विकास योजना, बी नंबर पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, सी नंबर आयकर के प्रावधान और डी नंबर आगामी चुनाव की योजना। बजट में नहीं दर्शाया जाता। जो बजट बनता है, हर वर्ष बजट तय किया जाता है, उसमें क्या नहीं दर्शाया जाता? आगामी वर्ष की विकास योजना बजट में रहता है, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण ये भी बजट में रहता है, आयकर के प्रावधान ये भी बजट में रहते हैं, लेकिन आगामी चुनाव की योजना ये बजट में नहीं होता। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। इसके पहले आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक बताए और ये बहुविकल्पी प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का था। अब इसके बाद आपके रिक्त स्थान है प्रश्न 6 से 10 तक। इसमें निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपके रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, सोचना, समझना, उसके बाद पेपर को हल करना। ऐसा नहीं कि हमें प्रश्न को हल कर रहे हैं, पेपर कुछ भी लिख लिए, किसी की नकल मार लिए, ये नहीं होना चाहिए। पेपर को ध्यान से पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ के देखिए और फिर उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, कौन थे, ये पूछा है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। फिर बाबर के मरने के बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा बना। फिर उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और जो मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह जो था वह था औरंगजेब। तो आपके उत्तर में यहाँ पे क्या लिख देंगे? औरंगजेब। देखिए मैं उत्तर यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। औरंगजेब में क्या आ जाएगा? अंतिम शासक जो हो गया आपका औरंगजेब। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? औरंगजेब लिख देंगे। तो देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या आ जाएगा? खालिस्तान क्या भर देंगे आप? औरंगजेब। जो औरंगजेब था ये आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। किसका? मुगल बादशाहों में। पहला बादशाह तो कौन था आपको बता ही दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? औरंगजेब। औरंगजेब। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद का महत्वपूर्ण कार्य खालिस्तान बनाना होता है। जो संसद होती है उसका महत्वपूर्ण काम खालिस्तान बनाना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो संसद होती है उसका महत्वपूर्ण काम होता है कानून बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? कानून। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? कानून आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। समाज में कम जनसंख्या वाला समुदाय, जो समाज होता है उसमें कम जनसंख्या वाला समुदाय क्या कहलाता है? कम जनसंख्या वाला समुदाय खालिस्तान का समुदाय कहलाता है। तो जो समाज में कम जनसंख्या वाला समुदाय होता है, समुदाय कौन होते हैं? जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो वह क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक समुदाय कहलाता है। जहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा आपका? अल्पसंख्यक। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा आपको प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खालिस्तान की गारंटी दी गई है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खालिस्तान की गारंटी दी गई है। तो यह आ जाएगा सही आंसर इसका। यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? शिक्षा का अधिकार। क्या आ जाएगा? शिक्षा का अधिकार। तो खालिस्तान क्या लिख देंगे? शिक्षा का अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। न्यूनतम वेतन, प्रश्न क्या है? न्यूनतम वेतन खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है। तो जो न्यूनतम वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये कानून द्वारा तय किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर में कानून। तो न्यूनतम वेतन खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है, तो आंसर हो गया कानून। इस प्रकार से आपके प्रश्न 10 कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं और ये प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के रहेंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 1 से 2 वाक्य में लिखना है। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 अंक के प्रश्न है तो आपको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। जैसे निर्देश में स्पष्ट दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से प्रारंभ हुई है? जो बंगाल था, बंगाल पर जो अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से प्रारंभ हुई है? तो आप उत्तर बता देंगे, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुई।
जो बंगाल है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किससे? प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुई। ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपको इतना ही लिखना है, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? प्रश्न क्या है? किस व्यवस्था के अंतर्गत। प्रश्न है आपका किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत। किस व्यवस्था के अंतर्गत बताएंगे तो उत्तर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ये प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सृजनात्मक शिक्षा है वो प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हुआ। देखिए आपको ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 अंक हैं, जैसा दाम वैसा काम। 2 अंक हैं तो हम 2 अंक लाइक का ही लिखेंगे, नहीं तो इनके उत्तर तो बहुत बड़े बन सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? प्रश्न क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जो भारतीय संविधान है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले, जो ऊपर की अदालतें होती हैं, उनके फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। देखिए एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है तो आप बता देंगे भारतीय संविधान जो है हमारा भारत का संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जो भारतीय संविधान है किसकी स्थापना करता है? न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है, न्यायिक व्यवस्था का अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले, जो ऊपर की अदालतों के फैसले दिए हैं, उन्हें नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। देखिए जो पानी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी, उनके नाम लिखना है। अब 2 अंक का पूछा तो आप 2 अंक लाइक की लिख दीजिए। तो जैसे मैंने बता दिया पानी से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? पीलिया है, टाइफाइड है, हैजा है, कालरा है। तो ये आप बता सकते हैं पानी से होने वाली बीमारियों के नाम पीलिया, टाइफाइड, हैजा। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के नाम बताइए। देखिए बच्चों जो आपके क्षेत्र है, जो गाँव है, वहाँ पे जन सुविधाएं, जनता को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो हमारे क्षेत्र उत्तर कैसे लिखेंगे आप? हमारे क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के नाम, नंबर 1 स्वास्थ्य और स्वच्छता, दूसरा पानी, बिजली, सार्वजनिक परिवहन एवं कॉलेज आदि। ये क्या है? हमारे क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के नाम हो गए। आप उसमें स्कूल को भी ले सकते हैं, ये जन सुविधाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ और ये आपके 2 अंक के प्रश्न थे, तो आपको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो आपको जो निर्देश दिए उसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्या कह रहा है? जो आपके 17 से 22 तक के जो प्रश्न है उन्हें 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। तो इसका आप देखते हैं प्रश्न नंबर 17। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? प्रश्न है, प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से क्या मांग थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या मांग थी जिससे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि, क्या चाहती थी? कि अंग्रेज उसके पति की मृत्यु के बाद, अंग्रेज उसके पति, किसके पति? झांसी की रानी के पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? प्रश्न है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न जैसा आप उसका उत्तर उसी प्रकार से बना के लिखना है आपको। प्रश्न था कि महिला को बढ़ावा देने में किन किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, तो हमने यहीं से बनाना चालू कर दिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। सतत पोषणी विकास क्या है? तो उत्तर देखिए,
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। प्रश्न था सतत पोषणी विकास क्या है, तो आप उत्तर बता देंगे जो संसाधन होते हैं, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, जो संसाधन होते हैं उनका क्या करते हैं हम उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य यानी आने वाले समय के लिए उनके संरक्षण यानी उनकी रक्षा में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। और इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है। जो झोंका भट्टी है उसमें किसको रखते हैं, कच्चे माल को रखा जाता है, जहां यह क्या होता है पगलित होता है। देखिए झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है जहां यह पगलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है। इसके बाद क्या होता है, पगलित होने के बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, और जो प्राप्त उत्पाद है वह क्या कहलाता है, इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है वह आपको बता दी। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, तो आप उत्तर बता देंगे कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। कौन, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन उपलब्ध है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। प्रश्न है आपका पावर लूम किसे कहते हैं, तो पावर लूम बिजली से चलने वाला करघों को कहते हैं। पावर लूम किसे कहते हैं, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं, और जो पावर लूम जो करघे होते हैं, जो पावर लूम बिजली से चलने वाले क्या है, करघे हैं, और उन करघों पर कार्य कौन करता है, इनमें कौन काम करते हैं, तो इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। बच्चों आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है 60 अंक का है। आपको पढ़ाई कैसे करना है, आपको कितने अंक लेके पास होना, 20 अंक ले लिए आप पास हो जाएंगे। और ये भी बता दें कि आपके जो 26 प्रश्न है आपको नहीं भी बन रहा है तो भी उससे संबंधित आपको जो आपके आंसर शीट है उसमें लिखना अनिवार्य है। लिखने से आपको अंक प्राप्त हो सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23, ये कैसे हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 23 से 26 तक निर्देश है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। जो नीचे प्रश्न दिए 23 से 26 तक, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। ब्रह्मा समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए जो ब्रह्मा समाज है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए कहा है, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, सबसे पहले लिख दीजिए ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य, ब्रह्मा समाज द्वारा एकेश्वरवाद की स्थापना की गई। ब्रह्मा समाज द्वारा किसकी, एकेश्वरवाद की स्थापना की गई। दूसरा कार्य, ब्रह्मा समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। जो सामाजिक कुरीतियां थी उनका क्या किया, विरोध किया। तीसरा, ब्रह्मा समाज का मुख्य कार्य भारतीय धर्म में सुधार लाना था। ब्रह्मा समाज का मुख्य कार्य क्या था, भारतीय धर्म में सुधार लाना था। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज ने शिक्षा के महत्व को पहचाना। ब्रह्मा समाज ने क्या किया, शिक्षा के महत्व को पहचाना और इसे समाज में फैलाने का काम किया। और पांचवा कार्य, यदि 5 अंक है तो आप 5 कार्य लिख दीजिए, आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। पांचवा कार्य क्या है, ब्रह्मा समाज ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। जो ब्रह्मा समाज है उसने प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। ये इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 का उत्तर लिखेंगे। क्योंकि ये 5 अंक है तो आपको 5 अंक लगता ही लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का विलुप्त होना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिससे पृथ्वी की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहे हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, वनों की कटाई। वनों की कटाई होने से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं।
कृषि में विस्तार, देखिए कृषि करने के लिए क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, वनस्पतियों को काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वन और वन्यजीव विलुप्त हो रहे हैं। शहरीकरण के कारण भी, औद्योगिकरण के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति के आवास नष्ट हो रहे हैं। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं से वनस्पति व वन्य जीवों का भारी नुकसान होता है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं से, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं से वनस्पति और वन्य जीवों का भारी नुकसान होता है। और तीसरा कारण बता देंगे, अवैध शिकार, जो अवैध शिकार होते हैं, जलवायु परिवर्तन और मानव जनित गतिविधियों से इनका जीवन संकट में है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 24 का उत्तर लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। मृदा निम्नीकरण रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, मृदा निम्नीकरण रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर कैसे लिखेंगे आप, मृदा निम्नीकरण रोकने की विधियों का वर्णन। उत्तर लिखने का तरीका ये है, यदि आप 2 पेन का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मेन हेडिंग है काले पेन से लिख दीजिए, बाकी नीले पेन से लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लाल पेन से लिख के बताया हूँ। पहली विधि कौन सी है, मलच बनाना। देखिए मलच बनाना क्या विधि है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। फिर दूसरा, वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। फिर तीसरा है समोच्चय रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और चौथा है रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 25 था उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और आपके प्रश्न पत्र, जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र था बोर्ड परीक्षा का 2024 का, उसका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समझाइए या बताइए। ये भी प्रश्न आपका 5 अंक का है। तो देखिए इसको छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा गठन की प्रक्रिया मैंने छोटे से छोटे रूप में ही लिखने का प्रयास किया हूँ। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया निम्न है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं राज्यसभा का गठन। देखिए राज्यसभा का में अधिकतम, जो राज्यसभा होती है उसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों आदि से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रश्न था आपका राज्यसभा और लोकसभा में गठन प्रक्रिया। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा या विभिन्न क्षेत्रों आदि से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। सेवानिवृत्त मीन्स रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये राज्यसभा का गठन। इसके बाद लोकसभा का गठन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे लोकसभा का गठन के लिए थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो गई है, यहाँ लोकसभा हो गया, तो ये क्या है आपका लोकसभा। लोकसभा का गठन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है, सीधे जनता द्वारा किया जाता है। और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। देखिए यहाँ पे अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं किसमें, लोकसभा में, जिसमें 530 सदस्य राज्यों द्वारा तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव हर 5 साल बाद प्रत्येक चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। इस प्रकार ये प्रश्न जो आपका 26 था इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। आपको यहाँ से विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं या लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। अधिकतम पूछता है तो 552, या लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं तो आप बताएंगे 530। और ये भी पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने, तो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 20 सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा
2 सदस्य, इस ये प्रश्न विकल्प खाली स्थान में पूछ सकता है कि इन सदस्यों का चुनाव कितने साल बाद होता है, तो 5 साल बाद होता है। तो इस प्रकार से इससे आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर बनते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। बच्चों, मैंने आपको विशेष सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बताया और इसके अलावा मैं आपको आने वाले वीडियो में इससे संबंधित और प्रश्न पत्र लेके आऊँगा जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।